नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं बलवंत कौर, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस में कार्यरत। आज हम स्त्री लेखन वाले प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर स्त्री लेखन, प्रमुख सरोकार और प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत के अंतर्गत हम आलोचना, निबंध और जितनी भी अन्य गद्य विधाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत हम जान सकेंगे कि आलोचना की परंपरा और उसमें स्त्री लेखन की क्या भूमिका है। दूसरा, स्वातंत्र्योत्तर स्त्री लेखन में गद्य की अन्य विधाओं की जो महत्ता है उसे स्पष्ट कर सकेंगे। विमर्शवादी आलोचना के विकास में स्त्री आलोचकों के योगदान को भी रेखांकित किया जाएगा। दरअसल समाज व साहित्य में इस पूर्वग्रहों के मूल में ये मिथ अभी भी बरकरार है कि स्त्रियां विचार शून्य होती हैं। इसलिए गंभीर साहित्य, आलोचना या निबंध जैसी विधाओं में उनका हस्तक्षेप नहीं दिखता। जबकि वास्तविकता ये है कि स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के उदय के साथ हिंदी में स्त्रियों के वैचारिक लेखन का भी आगाज हो गया था। सीमंतनी उपदेश की लेखिका एक अज्ञात हिंदू औरत तो 1882 में ही समाज में स्त्रियों की स्थिति को लेकर अपने विचार व्यक्त कर चुकी थी। ये ठीक है कि इन सब वैचारिक निबंधों का रूप सैद्धांतिक खंडन मंडन वाला नहीं था, लेकिन अपने समय और समाज के व्यापक प्रश्नों पर विचार विमर्श उनके लेखों में देखा जा सकता है। 1920 से 1947 तक लिखे ऐसे ही लेखों का एक संकलन सुधा सिंह तथा जगदीश्वर चतुर्वेदी ने स्वाधीनता संग्राम, हिंदी प्रेस और स्त्री का वैकल्पिक क्षेत्र पुस्तक में किया है। इस पुस्तक की भूमिका में वे लोग लिखते हैं कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आलोचना के जो पैमाने सामने आए उनमें महाकाव्यात्मक संरचना हावी थी और स्त्रियों का पूरा लेखन इन महाकाव्य रूपी पुंसवादी विधा को अस्वीकार करता है। यही वजह है कि स्त्रियों का लेखन छोटे छोटे रूप में हमारे सामने आता है। छोटे निबंध, छोटी कविता, कहानी इत्यादि के रूप में स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात आलोचना के क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान देखा जा सकता है। संस्मरण, रेखाचित्र आदि जो अन्य विधाएं हैं उसमें भी ये देखा जा सकता है, लेकिन स्त्री रचनाकारों के यहाँ आलोचना व निबंध को विभाजित करके देखने का चलन हमें नहीं दिखता है। महादेवी ने श्रृंखला की कड़ियों में लिखा कि विचार के क्षणों में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। अगर इस रूप में देखें तो स्त्री रचनाकारों के वैचारिक पक्ष को विधाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता, बल्कि गद्य की कोई भी विधा उनके वैचारिक या आलोचनात्मक संदर्भों को जानने व समझने का आधार हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इतिहास में उनकी क्या स्थिति है आलोचना और अन्य विधाओं को लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा और उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, क्योंकि उनके अनुसार इस युग में व्यापक स्तर पर विभिन्न गद्य विधाओं का विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इस इतिहास में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को तो शामिल करते हैं, लेकिन अपने इस साहित्य इतिहास में आलोचना या विचार के क्षेत्र में किसी स्त्री के अवदान को रेखांकित नहीं करते। जबकि वास्तविकता यह है कि सैद्धांतिक या साहित्यिक आलोचना भले ही ना हुई हो, पर उस समय तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में स्त्रियों की मुक्ति आकांक्षा संबंधी निबंध लगातार छप रहे थे। दरअसल स्त्रियों के वैचारिक अवदान को नकारने का ये सिलसिला केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शुक्ल जी के बाद लिखे जाने वाले इतिहास या जितने भी आलोचना ग्रंथ लिखे गए, इस अभाव को देखा जा सकता है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जरूर अपने इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में महादेवी वर्मा
और प्रोफेसर निर्मला जैन के वैचारिक योगदान को आलोचना की एक धारा के रूप में रेखांकित किया है। वहीं पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी हिंदी आलोचना नाम की जो उनकी किताब है उसमें महादेवी वर्मा के वैचारिक योगदान को शामिल किया है। लेकिन जब प्रोफेसर निर्मला जैन हिंदी आलोचना की 20वीं सदी का इतिहास लिखती हैं और उसको 2012 में परिवर्तित करती हैं, उस ग्रंथ में उनमें आलोचना की विमर्शवादी प्रवृत्तियों की चर्चा के अंतर्गत वो दलित आलोचकों की गणना तो करती हैं, लेकिन ताज्जुब है कि स्त्री आलोचकों के नाम का जिक्र करने से वह भी बचती नजर आती हैं और ये मानती हैं कि जितना सार्थक नारीवादी रचनात्मक साहित्य इस दौर में प्रकाश में आया है उसकी तुलना में उल्लेखनीय, गंभीर, मौलिक और प्रामाणिक चिंतन जिसका रिश्ता जमीनी सच्चाई से हो ना के बराबर है। यानी वो रचनात्मक गद्य को तो स्वीकार करती हैं लेकिन स्त्रियों के आलोचना कर्म को कहीं पर भी स्वीकार नहीं करती। अब हम देखते हैं कि आलोचना की परंपरा कहाँ रही है और उसमें स्त्रियों ने क्या भूमिका निभाई है। स्वातंत्र्योत्तर आलोचना के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में महादेवी वर्मा के निबंधों को आलोचना के अंतर्गत महत्व दिया है और कहा है कि उनके निबंध अधिकतर साहित्यिक या सामाजिक समस्याओं, प्रश्नों से संबद्ध, प्रधानतः विवेचन परक हैं, जो अपने युग के काव्य की आधार भूमि खोजना चाहते हैं। काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीति काव्य, यथार्थ और आदर्श शीर्षक निबंध प्रसाद की ही तरह साहित्य की सैद्धांतिक समस्याओं का तात्विक विवेचन करते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी महादेवी की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन करते हैं और वे मानते हैं कि वे सत्य को काव्य का साध्य और सौंदर्य को उसका साधन मानती हैं। कला सत्य को ज्ञान नहीं बल्कि अनुभूति के माध्यम से खोजती हैं। महादेवी के वैचारिक निबंधों का संग्रह श्रृंखला की कड़ियां 1942 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री की स्थिति और नियति के प्रश्न को उठाया है। वे कहती हैं कि सामाजिक अधिकारों के लिए यही सत्य है। जो बंधन पुरुषों की स्वेच्छाचारिता के लिए इतने शिथिल होते हैं कि उन्हें बंधन का अनुभव ही नहीं होता, वे ही बंधन स्त्रियों को परावलंबनी या दास्ता में कस देते हैं। उनकी सारी जीवन शक्ति शुष्क और जीवन नीरस हो जाता है। तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में शची रानी गुट्टू की पुस्तक साहित्य दर्शन एक महत्वपूर्ण आलोचना किताब है। इसके महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल-मई 1951 में प्रतीक पत्रिका जो अग्गे निकालते थे, अग्गे ने अपनी इस पत्रिका में साहित्य की नई दृष्टि शीर्षक से इस पुस्तक का 4 लोगों कपिला मलिक, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र और प्रभाकर मांचवे की समीक्षाएं छापी थी। शची रानी गुट्टू ने तुलनात्मक आलोचना पद्धति को आधार बनाते हुए इस किताब में प्रसाद की तुलना गेटे और महादेवी वर्मा की क्रिस्टीना रोजेटी से की। महादेवी नाम की एक अन्य पुस्तक है जो शची रानी गुट्टू की है। उसमें वह लिखती हैं कि महादेवी और क्रिस्टीना की काव्य साधना बाह्य एवं अंत्य चेतना का एकीकरण है, जिसमें उनकी व्यक्तिक आत्मानुभूति की छाप, कल्पना की कमनीयता और एकांतिक आत्मसमर्पण की भावना है। उनकी काव्यगत आत्मा रहस्यमय और अंधकार की निविड़ता से ओतप्रोत किंतु अरूप सौंदर्य की प्रकाश रेखाओं को यंत्रतंत्र छिटकाती हुई उनकी मूक अंतध्वनि एवं विवश आकुलता और हृदय की छटपटाहट आंसुओं की राह बाहर छहर छहर पड़ती है। जीवन की समस्त स्मृतियां जागृत होकर मानो पार्थिव अवगुंठन से झांक उस अपार्थिव सत्य को पा लेने को आकुल हैं, जो बाहर भीतर ऊपर नीचे सौंदर्यशीरी से जगमगा रहा है, किंतु जिसमें आत्म साधना और स्वानुभूति की दीप्ति ना होकर आंतरिक वेदना का समावेश होने से हृदय पक्ष से भी अधिक मानसिक पक्ष की प्रधानता है। शची रानी गुट्टू के अतिरिक्त सावित्री सिन्हा एक आलोचिका हुई हैं, जिन्होंने मध्यकालीन हिंदी कवित्रियां नामक शोध ग्रंथ संपादित और संकलित किया है। अपने शोध ग्रंथ में
मध्यकाल की कुछ अज्ञात कवित्रियों को खोजकर उनकी रचनाओं का उन्होंने विस्तार से मूल्यांकन व विश्लेषण किया है। वरिष्ठ लेखिका निर्मला जैन पिछले कई दशकों से आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय हैं। निर्मला जी की आलोचना का मुख्य सरोकार रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने साहित्य इतिहास में काव्य शास्त्र तथा मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन का लाभ आधुनिक साहित्य के विवेचन तक लाने वाले जिन दो प्रमुख आलोचकों को रेखांकित किया है, उनमें से एक नाम प्रोफेसर निर्मला जैन का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते भी हैं कि रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र में निर्मला जैन ने दो भिन्न प्रकृति के साहित्य अनुशासनों की तुलनात्मक विवेचना इसी रूप में की है। इसके आंतरिक साहित्य के समाजशास्त्र तथा पाश्चात्य साहित्य पर भी निर्मला जी का गंभीर व महत्वपूर्ण काम है। वैसे तो प्रोफेसर निर्मला जैन आलोचना की विमर्शवादी धारा से स्वयं को जोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर अपनी समकालीन रचनाकारों पर उनका एक महत्वपूर्ण काम है कथा समय के 3 हमसफर। ये किताब लगभग 2011 में प्रकाशित हुई थी और इसकी भूमिका में निर्मला जी लिखती हैं, कुल जमा किस्सा ये है कि नई कहानी को सुनियोजित आंदोलन के रूप में चलाने की योजना जिन लोगों ने बनाई, उन्हीं के समानांतर बिना किसी आंदोलनात्मक तेवर या मुद्रा अख्तियार किए ये तीनों महिलाएं पूरी निष्ठा और समर्पित मनोभाव से कहानियां लिख रही थी। ये कहना ज्यादा सही होगा कि इनकी आरंभिक रचनाएं अपने पुरुष हमराहियों की तुलना में बेहतर थी। निर्मला जैन के बाद अगर हम देखें तो इस दौर में कुछ अन्य स्त्री आलोचक भी आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय थी। मीरा के जीवन व साहित्य को आधार बनाकर पद्मावती शबनम ने मीरा व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक लिखी। इसी तरह रेखा खरे की 1976 में प्रकाशित निराला की कविताएं और काव्य भाषा निराला के रचना संसार को समझने के लिए एक आवश्यक आलोचनात्मक पुस्तक है। इस किताब में रेखा खरे ने काव्य भाषा के संवेदनात्मक स्तर पर रचना प्रक्रिया के जटिल और संश्लिष्ट स्वरूप के परीक्षण का प्रयत्न किया है। नाट्य समीक्षा के क्षेत्र में गिरीश रस्तोगी का उल्लेखनीय योगदान है। उनकी रंग भाषा और मोहन राकेश के नाटकों पर केंद्रित पुस्तक काफी महत्व की है। इसके बाद 1975 के समय को देखें। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किए जाने और हाशिए के समाजों को केंद्र में लाने के साथ लेखन का जो नया दौर शुरू हुआ, वे दरअसल आलोचना का भी नया दौर, जिसमें आलोचना की विमर्शवादी धारा का आगाज हुआ। पिछले 2 दशकों में आलोचना की ये धारा और पुख्ता ही हुई है। इस समय स्त्री और दलित आलोचकों की एक पूरी पीढ़ी आलोचना में सक्रिय देखी जा सकती है, जिन्होंने आलोचना की परंपरावादी धारणाओं पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए, बल्कि आलोचना के क्षेत्र में नए सिद्धांतों का निरूपण भी किया। इस विमर्शवादी आलोचना के विकास में अनामिका, अर्चना वर्मा, मृणाल पांडे, प्रभा खेतान, रोहिणी अग्रवाल आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। अनामिका ने स्त्रीत्व का मानचित्र पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में स्त्री विमर्श की सैद्धांतिकी गढ़ने की कोशिश की है। वे उसमें लिखती भी हैं कि स्त्री आंदोलन प्रतिशोध पीड़ित आंदोलन नहीं है। स्त्री आंदोलन की समर्थ स्त्रियां पुरुष नहीं बनना चाहती तथा स्त्री और पुरुष की लड़ाई का व्याकरण सामंतों और असामियों, पूंजीपतियों और मजदूरों, औपनिवेशिक ताकतों और शोषितों के बीच की लड़ाई के व्याकरण से अलग है। संपन्न और विपन्न, ऊंची और नीची, शासक और शोषित, गोरे और काले के बीच तो जंग छिड़ी है। उनमें प्रतिपक्षियों के हित निकाय अलग अलग हैं, लेकिन अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई के हित निकाय अलग अलग नहीं होते। दोनों का हित निकाय एक ही होता है और वो होता है परिवार। इसके साथ ही अनामिका स्त्रीवादी आंदोलनों को पश्चिम की उपज मानते हुए भी उसे खारिज ना करते हुए उसे तीसरी दुनिया के संदर्भ में फिर से विश्लेषित करने की आवश्यकता पर बल देती हैं। किताब के
छठे अध्याय में भारत में स्त्री केंद्रित आंदोलनों की उपलब्धियों और सीमाओं की चर्चा करती हैं, तो दूसरी तरफ इन आंदोलनों से उत्पन्न नैतिक साहस की सराहना भी करती हैं, जो पहाड़ व पर्यावरण जैसे मुद्दों के मूल में विद्यमान है। अनामिका की आलोचना के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र स्त्री भाषा भी है। स्त्री विमर्श को लेकर अनामिका की अन्य पुस्तकें हैं स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, स्त्री विमर्श की उत्तरगाथा तथा स्वाधीनता का उत्तर पक्ष इत्यादि। अनामिका के अतिरिक्त अर्चना वर्मा के आलोचना सरोकारों के विषय में भी चर्चा की जानी चाहिए। अर्चना वर्मा के आलोचनात्मक सरोकारों को लेकर वर्तमान साहित्य पत्रिका के विशेषांक में कहा गया था कि पिछले वर्षों में अर्चना वर्मा कृतियों या उससे संबंधित समस्याओं के विश्लेषण के दायरे में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के लिए चर्चित रही हैं। निर्मला जैन के बाद उन्हीं को एक समग्र आलोचक के रूप में देखा भी जाता रहा है, क्योंकि उनके यहाँ सैद्धांतिक विमर्श भी हैं और साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर टिप्पणियां भी हैं। कृतियों और कृतिकारों के मर्म का विवेचन भी है और इसमें संदेह नहीं कि उनमें एक आलोचक की आस्वाद क्षमता और मूल्यांकन विवेक भी है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में गंभीर समीक्षात्मक लेखों और मासिक पत्रिका कथादेश में अपने गंभीर बौद्धिक संपादकियों में अर्चना वर्मा समकालीन बहसों में लगातार हस्तक्षेप करती रहती हैं। अस्मिता का स्त्रीवादी स्वर, स्त्री विमर्श की अवधारणाओं व साहित्य सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पहचानने और समझने के लिए आवश्यक किताब है। स्त्री विमर्श को भिन्नताओं का समारोह कहा जा सकता है। पितृसत्ता से उसके विरोध का आरंभ ही इस बिंदु से होता है कि स्त्री को उसकी भिन्नता का दंड देते हुए पितृसत्ता उसे इतिहास से बाहर धकेलती है। इस विरोध के विस्तार में है उस बात का विरोध भी शामिल है जो किसी किस्म की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन करती है। ये अर्चना वर्मा अपनी किताब में कहती हैं। इसके अतिरिक्त अर्चना वर्मा की एक और किताब है निराला के सृजन सीमांत, जिसमें वे निराला के माध्यम से अपनी परंपरा और आधुनिकता को समझने की कोशिश करती हैं। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में सुमन राजे भी एक जाना पहचाना नाम है। सुमन राजे का अधिकतर आलोचना कर्म साहित्य इतिहासों के संदर्भ में है। साहित्य इतिहास, आदिकाल, साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, फिर काव्य रूप, संरचना, उद्भव और विकास सुमन राजे के प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं। लेकिन सुमन राजे की व्यापक ख्याति का आधार उनकी किताब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, जिसमें उन्होंने स्त्री रचनात्मकता को ऐतिहासिक कालक्रम में प्रस्तुत किया है और अभी तक लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहासों में स्त्री रचनाकारों की अनुपस्थिति के सवाल को उठाया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के अतिरिक्त सुमन राजे ने इतिहास में स्त्री नाम से भी एक किताब लिखी है। इस कड़ी में स्त्री विमर्शकार एवं कथा आलोचक के रूप में रोहिणी अग्रवाल को भी देख सकते हैं। रोहिणी अग्रवाल ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। 2011 में उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प प्रकाशित हुई। 13 अध्यायों में विभाजित यह किताब स्त्री के नजरिए से स्त्री लेखन का पाठ है। लेखिका की मान्यता है कि स्त्री लेखन स्त्री की मानवीय अस्मिता के लिए लड़ी जाने वाली वैचारिक लड़ाई है। इसका अभिप्रेत पुरुष को पछाड़कर अपने वर्चस्व का परचम फहराना नहीं, बल्कि समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का कोई बेहतर समतामूलक मानवीय विकल्प खोजना है। रोहिणी अग्रवाल के कथा आलोचन का फलक विस्तृत है। वे न केवल प्रेमचंद से लेकर युवतर कथा लेखन तक को अपने आलोचना कर्म में शामिल करती हैं, बल्कि 50 वर्ष के अंतराल पर लिखी गई 2 कहानियों की तुलनात्मक आलोचना करते हुए समय को उसकी अनवरतता और विशिष्टता में पकड़ने की कोशिश करती हैं। कहानी उनके लिए विश्लेषण की वस्तु नहीं है, संवाद की जमीन है, जहां बुनी गई घटनाओं, पात्रों, चरित्रों और परिवेश के साथ एकमय हो वे गहरी तन्लीनता में डूब जाती हैं। और जाहिर है उनकी कथालोचना कृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन भर नहीं रहती, बल्कि
कथाकृति के समानांतर रचा गया एक पूरक पाठ भी बन जाती है। इसी चीज को रोहिणी की इसी आलोचना दृष्टि को रेखांकित करते हुए लिखा गया कि रोहिणी अग्रवाल की कथा आलोचना में सिद्धांतों की शुष्कता नहीं है, वह अपने सृजनात्मक विवेक और व्यवहारिक उद्धरणों से आलोचना को संवाद धर्मी बनाती हैं। हिंदी उपन्यासों में कामकाजी महिला, एक नज़र कृष्णा सोबती पर, इतिवृत्त की संरचना और स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग, साहित्य का स्त्री स्वर तथा हिंदी उपन्यास समय से संवाद रोहिणी अग्रवाल की अन्य आलोचना पुस्तकें हैं। विमर्शवादी आलोचना के अंतर्गत अगर हम देखें तो पुरानी कृतियों का पुनर्पाठ या व्याख्या भी अब संभव हुई है। इस दिशा में सविता सिंह की शमशेर की कविता टूटी बिखरी का पाठ, जो कि उद्भावना पत्रिका में आया था, शमशेर विशेषांक निकला था उद्भावना पत्रिका का, उसमें शामिल हुआ था। इसी पुनर्व्याख्या के क्रम में हम शालिनी माथुर द्वारा अनामिका व पवन कर्ण की कविताओं का भी स्त्रीवादी पाठ किया गया था, जो कि कथादेश में आया था। टूटी बिखरी कविता का पुनर्पाठ करते हुए सविता सिंह लिखती हैं कि शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ते हुए लगता है उनका सौंदर्य बोध कितना लैंगिक है, और स्त्रीवादी चिंतन जो सौंदर्य बोध के पार उसके खिलाफ भी जाना चाहता है, अपने आप में कितना जरूरी है। स्त्री मुक्ति के लिए हमें तमाम सुनहरे पिंजरे, तमाम झिलमिल किरणों में रची गई धारणाएं त्यागनी होंगी, हमें उसके भी पार उतरना होगा। इसी प्रकार हम देखें तो पुनर्व्याख्या के क्रम में मैत्री पुष्पा की आवाज तथा तब्दील निगाहों में उनका चिंतक रूप देखा जा सकता है। तब्दील निगाहों में तो मैत्री ने गोदान, चित्रलेखा, ध्रुव स्वामिनी, राग दरबारी आदि कृतियों को स्त्री के नजरिए से विश्लेषित व्याख्यात करने की कोशिश की है। विमर्शवादी आलोचना के अंतर्गत बहुत सी स्त्री रचनाकारों के लेखों के संग्रह भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने समय, समाज व संस्कृति को स्त्रीवादी दृष्टि से देखने व समझने की कोशिश की है। इसी तरह के कुछ लेख और किताबें हैं। मृणाल पांडे की स्त्री देह की राजनीति से देश की राजनीति तक, या फिर उनकी किताब परिधि पर स्त्री, जिसमें कामगार स्त्रियों से जुड़ी समस्याओं को उभारा गया है। इस कड़ी में रमणिका गुप्ता की पुस्तक स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास है, जिसमें गांव व कस्बों में रहने वाली दलित आदिवासी स्त्रियों के दृष्टिकोण से स्त्री विमर्श को देखा गया है। इन सब महत्वपूर्ण आलोचनाओं के अतिरिक्त विमर्शवादी आलोचना में कात्यायनी की दुर्गद्वार पर दस्तक, सरला महेश्वरी की समान नागरिक संहिता, शमा शर्मा की चूकते नहीं सवाल, उषा महाजन की स्त्री का समय, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की, प्रभा खेतान की उपनिवेश में स्त्री आदि लेखों के संग्रह भी देखे जा सकते हैं। अन्य गद्य विधाओं में स्त्रियों का क्या योगदान रहा है, उस पर भी निगाह डालेंगे। आलोचना व निबंध की तरह अन्य गद्य विधाएं जैसे जीवनी है, रेखाचित्र संस्मरण, यात्रा वृतांत, डायरी, इन सब में स्त्रियां लगातार किस रूप में सक्रिय रही हैं, इसे अब हम देखना पड़ेगा। देखा गया है कि स्त्रियां डायरी लेखन में हो, रेखाचित्र संस्मरण लेखन में हो, या फिर जीवनी विधा में लगातार सक्रिय रही हैं। लेकिन विडंबना है कि इतिहास ग्रंथों में उनका उल्लेख हाशिए पर ही रहा है, इसलिए इनका मुकम्मल मूल्यांकन और इतिहास में दर्ज होना अभी शेष है। इतिहास में इनका कहीं जिक्र ही नहीं मिलता है। स्वातंत्र्योत्तर जिन विधाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है वह जीवनी संस्मरण और यात्रा वृतांत विधाएं हैं। इसलिए हम सबसे पहले यात्रा वृतांत विधा में स्त्रियों ने कितना लिखा है और उनके मूल्यांकन और विश्लेषण को देखेंगे। स्वातंत्र्योत्तर यात्रा वृतांतों का आरंभ में सबसे पहले हम देखते हैं कि सत्यवती मलिक के कश्मीर पर लिखे गए वृतांत हमें मिलते हैं, जिसमें उन्होंने 1950 में कश्मीर की सैर नाम से एक यात्रा वर्णन लिखा, और इस यात्रा वर्णन में उन्होंने कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन बड़ी भावुकता के साथ किया है। 1960-70 के आसपास हिंदी में रूस से संबंधित
यात्रा वृत्तांतों का बोलबाला रहा। इसी समय लक्ष्मी देवी चूड़ावत ने हिंदकुश के उस पार तथा दुर्गावती सिंह ने सीधी साधी यादें जैसे यात्रा वृत्तांत लिखे। सीधी साधी यादें में लेखिका ने सोवियत संघ के 5 शहरों मास्को, अल्माता, ताशकंद, समरकंद तथा लेनिनग्राद आदि के संग्रहालयों तथा दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया है। एकाधिक देशों की यात्रा को आधार बनाकर बिमला देवी ने भी कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इसी प्रकार से देखें तो एक नाम है माजदा असद, जिन्होंने मेरी मॉरिशस यात्रा, फिर इंदु जैन है एक नाम, जिन्होंने पत्तों की तरह चुप में जापान प्रवास का वर्णन किया है। अपने इस यात्रा वृत्तांत में इंदु जैन लिखती हैं कि जापान मुझ में यूं बोला जैसे पत्ते बोलते हैं, रंग गंध रूप आकार से बहुत कुछ किंतु निशब्द। इसी तरह से शिवानी ने यात्रिक तथा चरेवेती नाम से 2 यात्रा वृत्तांत लिखे। यात्रिक में शिवानी ने इंग्लैंड यात्रा का वर्णन किया है तथा चरेवेती के में 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उन्होंने रूस से संबंधित यात्रा का वर्णन किया है और ये वर्णन काफी भावपूर्ण है तथा दूसरे हिस्से में कुछ व्यक्ति चित्र हैं। शिवानी के अतिरिक्त लेखिका शशि प्रभा शास्त्री ने थीम्स बहती गंगा की तथा सागर पार का संसार जैसे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। पुष्पा भारती ने सफर सुहाने, कुसुम अंसल ने स्मृतियों का अतीत, निर्मला भुराड़िया ने कठोर डग सधे कदम, राज बुद्धि राजा ने हाशिए पर, नासिरा शर्मा ने ईरान यात्रा पर लिखा है जैसे जहां फव्वारे लहू रोते हैं। कीर्ति केसर ने प्रवास का प्रसंग नाम से एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। बाद में इधर देखें तो हम मृदुला गर्ग ने कुछ अटके कुछ भटके एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। गगन गिल ने तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ही पूरा का पूरी अपनी किताब अवाक लिखी है। पद्मा सचदेव ने भी मैं कहती हूँ आँखीं देखी तथा नूर जहीर का पाकिस्तान की यात्रा पर लिखा गया सुर्ख कारवां के हमसफर उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है। लेकिन इतिहास की किताबों में ये सच है कि इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। यही स्थिति यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त जीवनी और संस्मरण की भी है। जब हम जीवनी की बात करते हैं तो हम देखते हैं हिंदी में ज़्यादातर जीवनियाँ साहित्यकारों की उनके पारिवारिक सदस्यों ने ही लिखी हैं। इसीलिए इन जीवनियों की प्रामाणिकता को लेकर प्राय संदेह नहीं होता। शिवरानी प्रेमचंद ने 1956 में प्रेमचंद के जीवन को आधार बनाकर प्रेमचंद घर में लिखी। 88 उपशीर्षकों में विभक्त इस जीवनी में प्रेमचंद के संघर्ष में जीवन को प्रस्तुत किया गया है। शिवरानी ने अपने और प्रेमचंद के बीच के व्यक्तिगत मतभेदों को भी इस जीवनी का हिस्सा बनाया है। 1970 में हम देखते हैं शांति जोशी ने अपने भाई सुमित्रानंद पंत के जीवन और साहित्यिक परिवेश को सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य में शामिल किया है। इसी प्रकार कुमुद नागर ने अमृतलाल नागर की वटवृक्ष की छाया में, सुलोचना रांघे राघव ने रांघे राघव की जीवनी एक अंतरंग परिचय, बिंदु अग्रवाल ने भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी स्मृति के झरोखे में, महिमा मेहता ने उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता तथा सुधा चौहान ने सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी है। गायत्री कमलेश्वर ने कमलेश्वर की जीवनी कमलेश्वर मेरे हमसफर लिखी है। इन जीवनियों के अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रतिभा अग्रवाल ने 1997 में प्यारे हरिश्चंद्र जू नाम से बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी भी लिखी थी। इन सभी जीवनियों की विशेषता है कि जहां यह रचनाकारों के प्रामाणिक जीवन को प्रस्तुत करती हैं, वहीं इन जीवनियों में संस्मरणात्मकता का तत्व भी प्रधान है। अब हम रेखाचित्र और संस्मरण विधा में जो स्त्रियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है उनको देखेंगे। हिंदी में स्त्री रचनाकारों के रेखाचित्र संस्मरण लेखन का प्रारंभ आज़ादी से पहले महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के साथ ही प्रारंभ हो गया था। स्वातंत्र्योत्तर ये सिलसिला
महादेवी की स्मृति की रेखाओं, पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार से विकसित हुआ। महादेवी ने इन संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में अपने संपर्क में आने वाले दीनहीन, उपेक्षित व्यक्तियों के जीवन को आधार बनाया है। महादेवी के संस्मरण व रेखा चित्रों की बड़ी विशेषता ये है कि ये समाज केंद्रित हैं, आत्म केंद्रित नहीं है। अपने समकालीनों की तरह उन्होंने केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों या समकालीन साहित्यकारों को ही रेखा चित्रों के केंद्र में नहीं रखा। सत्यवती मलिक ने एक किताब लिखी, अमिट रेखाएं। इसमें उन्होंने अपनी रचनाओं के साथ साथ अपने समय के अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकारों की रचनाओं को भी शामिल किया है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र में कृष्णा सोबती के हम हशमत का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। हम हशमत के तीनों भागों के लेखन में समय का बहुत बड़ा अंतराल है, लेकिन ये तीनों भाग अपने समकालीन साहित्यकारों के जीवन पर ही लिखे गए हैं। इन संस्मरणों में कृष्णा सोबती के आलोचक पक्ष को भी देखा जा सकता है। इसी तरह से प्रतिभा अग्रवाल के संस्मरण सृजन का सुख दुख नामक पुस्तक में शामिल है। पद्मा सचदेव ने जम्मू भी कभी शहर था तथा इनबिन नाम से अपने संस्मरण लिखे हैं। इनबिन किताब की भूमिका में पद्मा सचदेव लिखती हैं, इस सफर में जो भी आत्मीयता से मिलकर साथ चले वे तो हमेशा से ही संग रहे, पर जो लोग राह में आगे पीछे हो गए उन सभी की स्मृतियां भी मैंने अपने अंदर परत दर परत सहेज कर रखी हैं। उन्हीं के बारे में मैंने ये किताब लिखी है। इसके अतिरिक्त देखें तो पद्मा सचदेव की संस्मरणात्मक और रेखा चित्रों की किताब लता ऐसा कहाँ से लाऊं भी है। बिंदु अग्रवाल ने कुछ यादें कुछ चर्चाएं लिखी हैं। इसी तरह से पुष्पा भारती, गगन गिल ने भी लिखा है। गगन गिल ने एक किताब लिखी है, दिल्ली में उनींदे। ये कुछ उल्लेखनीय संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त ज्योत्सना मिलन ने स्मृति होते होते में अज्ञे, निर्मल वर्मा, राजेंद्र शाह, स्वामीनाथन, हिम्मत शाह, नवीन सागर, वीरेंद्र जैन आदि के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर संस्मरणों की रचना की है। संस्मरण विधा में दिल्ली के इतिहास व संस्कृति को प्रस्तुत करती प्रोफेसर निर्मला जैन की दिल्ली शहर दर शहर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ममता कालिया ने अपने संस्मरणों को कितने शहरों में कितनी बार में प्रस्तुत किया है। इन विधाओं में स्त्री लेखिकाओं के योगदान को अगर देखें तो हम देखते हैं कि आलोचना से लेकर अन्य गद्य विधाओं में स्त्री रचनात्मकता की एक लंबी फहरिस्त है जो इतिहास में अपनी जगह तलाश रही है और अपनी रचनात्मकता से ग्रेट नैरेटिव वाले इतिहास को चुनौती दे रही है ताकि भविष्य में लिखे जाने वाले इतिहास से वे वंचित ना हो सके, क्योंकि पहले जो इतिहास लिखा गया है उनमें इनका बहुत कम जिक्र मिलता है। वस्तुतः लेखक विधा लिखने नहीं बैठता, अपनी बात कहना चाहता है। अपने अनुभव, अपनी पीड़ा, मूल्यों की टकराहट, संक्रमण और परिवर्तन को अपने शब्दों में बांधना चाहता है। यथार्थ के विविध रूपों को अपनी संवेदना से रिक्त कर पाठकों तक संप्रेषित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए लेखक पृथक मार्ग भी अपनाना चाहता है। ऐसे में एक नई विधा का जन्म हो जाता है। साहित्य जैसे जीवन की यथार्थता को समेटने की चेष्टा करेगा, वैसे वैसे उसकी गद्यात्मक विधाएं समृद्ध होंगी। जीवन की जटिलता, संदर्भों का वैविध्य, यथार्थ के विभिन्न पहलू, मन की गुत्थियां, ये सब कुछ व्यक्त होने के प्रयत्न में गद्य साहित्य की अनेक विधाओं को जन्म दिया है और ये सभी विधाओं में महिलाओं ने व्यापक हस्तक्षेप किया है। ज़रूरत है उन्हें इतिहास में दर्ज करने की।